स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लास। मैं सचिन एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के। चलिए चलते हैं अपने पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ। फर्स्ट ऑब्जेक्ट में आपसे क्या पूछा गया कि मृदु इस्पात यानी कि माइल्ड स्टील या HYST यानी कि उच्च उपज शक्ति विकृत हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार का प्रयोग प्री स्ट्रेस कंक्रीट में प्री स्ट्रेसिंग बार के रूप में नहीं किया जाता है, क्यों? ऑप्शन ए है आपका प्री स्ट्रेस का नुकसान कम होता है। ऑप्शन बी है आपका यील्ड स्ट्रेस की तुलना में प्री स्ट्रेस की हानि अधिक होती है। ऑप्शन सी है यह किफ़ायती नहीं होते हैं। ऑप्शन डी है बढ़ाव में कम प्रतिशत लो परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन। तो जो आपके HYST बार और जो माइल्ड स्टील बार होते हैं, अगर उनका यूज़ हम किस में करते हैं, प्री स्ट्रेसिंग बार के रूप में करते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो आपकी यील्ड स्ट्रेस की तुलना में जो आपके प्री स्ट्रेस हैं उनकी जो लॉस है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ना क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट में दिए जाते हैं। तो जो आपके प्री स्ट्रेस जो जनरेट किए जाते हैं कंक्रीट में, ठीक है, वो किस रूप में दिए जाते हैं? ऑप्शन ए है आपका प्री टेंशन के रूप में। ऑप्शन बी है आपका पोस्ट टेंशन के रूप में। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों के रूप में। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके प्री स्ट्रेस जो है कंक्रीट में दिए जाते हैं आपके प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन दोनों के रूप में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब प्री टेंशन क्या किसे कहते हैं? मान लीजिए ये आपकी एक हमें क्या बीम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, बीम में यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम इसमें जो आपका खोल है, ठीक है, मॉड है, उस मॉड में हम लोग क्या करेंगे, पहले आपके वायर डालेंगे। ठीक है, और वायर डाल करके यहाँ पे जो आपकी जकड़ लगा करके जैक लगा कर पहले उनको खींचा जाएगा वायर को, और उसके बाद उसमें क्या है आपकी जकड़ यानी कि एंकरेज लगा दी जाती है। उसके बाद इसमें क्या कंक्रीटिंग कर दी जाती है। जब कंक्रीट सेट हो जाती है तो जकड़ को हटा दिया जाता है और जो वायर्स हैं वो काट दी जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो उसके ये जो आपकी कहते हैं प्रोसेस है जिसमें हम कहते हैं जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा रहे हैं वो क्या है, कंक्रीट के सेट होने से पहले प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये आपको क्या कहलाता है, प्री टेंशनिंग कहलाता है। ठीक है, पोस्ट टेंशन में क्या होता है कि पहले हम लोग मान लीजिए एक बीम है, ठीक है, इस बीम में हम क्या है खाली डक यानी कि खाली जगह छोड़ देते हैं। उसके बाद इसके चारों तरफ आप क्या करते हैं, कंक्रीटिंग कर देते हैं। और जो खाली डक बचती है कि इस डक में हम लोग क्या है, जब कंक्रीट सेट हो जाती है तो कंक्रीट सेट होने के बाद इसमें क्या आपका जो आपका टेंडन है या जो वायर हैं उनको डाला जाता है, और डालने के बाद उनको क्या खींचा जाएगा जैक के थ्रू, और आपकी क्या एंकरेज लगा दी जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो आपकी डक है उसमें हम कंक्रीटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो और जब कहते हैं कंक्रीट सेट हो जाती है उसके बाद यहाँ पर क्या आपकी बेयरिंग प्लेट लगा करके जो आपके बेयरिंग प्लेट लगा करके आपके जो टेंडन है उनको काट दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो आपके स्ट्रेस जो जनरेट होंगे वो क्या आएंगे बाद में जनरेट हो, कंक्रीट के सेट होने के बाद। ठीक है, तो ये प्रोसेस से क्या कहलाएगा आपका पोस्ट टेंशनिंग। ठीक है, अब प्री स्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि प्री स्ट्रेस होते क्या है। तो प्री स्ट्रेस होते हैं जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट है उसमें हम क्या करते हैं कि आपकी जो टेंशन जो हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा है यानी कि जो वायर हैं उन वायर्स में हम क्या करते हैं टेंशन स्ट्रेस जनरेट करते हैं, जिससे आपके कंक्रीट में क्या आएगा कंप्रेशन स्ट्रेस जनरेट होते हैं। ठीक है, और जब आपकी कहते हैं कंक्रीट में कंप्रेशन स्ट्रेस जनरेट हो जाते हैं, जब उस पर एक्सटर्नल लोड आता है तो एक्सटर्नल लोड की वजह से जो भी आपके टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होंगे उन स्ट्रेस को ये कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंक्रीट क्या कहलाएगी आपकी प्री स्ट्रेस कंक्रीट कहलाती है, जिसमें हम क्या आएगा जो आपकी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, मतलब जो टेंडन आप प्रोवाइड करा रहे हैं उन टेंडन में हम क्या करेंगे टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट करेंगे, जिसकी सहायता से हम क्या कर रहे हैं कंक्रीट में कंप्रेशन स्ट्रेस जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया आपसे, किसी खंड में स्टील में तनन प्रतिबल की सहायता से कंक्रीट में संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न करना कहलाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि स्टील में हम क्या करेंगे टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट करेंगे, जिससे आपकी क्या है कंक्रीट में क्या है कंप्रेशन स्ट्रेस जनरेट हो। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है प्री स्ट्रेस कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या आपकी जो कंक्रीट थी, ठीक है, इस कंक्रीट में हमने क्या है कंक्रीट करने के बाद ये जो आपकी डक थी यहाँ पे आपने वियरिंग प्लेट लगाई थी। ठीक है, तो जब आपका ये टेंडन जो पड़ा आएगा, ठीक है, ये जो वायर पड़ेंगे ये वायर अपनी शेप में जब आने की कोशिश करेंगे तो जो आपकी अपनी तरफ कहते हैं खींचेंगे। ठीक है,
तो वायर में आपको क्या है, टेंशन होगा, और जब ये अपनी शेप में आएगा तो सिकुड़ने की कोशिश करेगा। सिकुड़ने की वजह से क्या होगा कि जो आपकी बियरिंग प्लेट है, इस बियरिंग प्लेट की सहायता से जो आपके स्ट्रेस जनरेट होंगे, इसमें खिंचाव, वो खिंचाव वाले किस में आएंगे, आपकी जो कंक्रीट होगी उस कंक्रीट पे क्या कंप्रेशन स्ट्रेस जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये आपको प्रोसेस क्या कहलाता है, प्री स्ट्रेस कहलाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया किसी प्रकार के पूर्व प्रतिबल निर्माण में खोल यानी कि डक्ट की आवश्यकता होती है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम कहते हैं पोस्ट टेंशनिंग करते हैं तो पोस्ट टेंशनिंग क्या है, पहले हम कंक्रीटिंग करते हैं और बीच में उसमें क्या है, डक्ट खाली छोड़ दी जाती है। ठीक है, उन डक्ट में बाद में हम कहते हैं आपके टेंडन डाल करके उनको खींचते हैं और उसमें कंक्रीटिंग कर देते हैं। बाद में उसको क्या है, जब कंक्रीट सेट हो जाती है काट देते हैं, जिससे टेंशन जो आपके वायर हैं उनमें टेंशन स्ट्रेस जनरेट होते हैं और जो आपकी कंक्रीट होती है उसमें क्या कंप्रेशन स्ट्रेस। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया कि घर्षण के कारण यानी फ्रिक्शन के कारण आपकी प्री स्ट्रेस का लॉस केवल होता है। तो जो फ्रिक्शन के कारण आपका किस में लॉस होता है, पोस्ट टेंशनिंग बीम में होगा, प्री टेंशनिंग बीम में होगा, दोनों में नहीं होगा या दोनों में होता है। ठीक है, तो जो आपकी फ्रिक्शन के कारण जो लॉस होते हैं वो आपके किस में आते हैं, पोस्ट टेंशनिंग बीम में आते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ना। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया प्री स्ट्रेस कंक्रीट का मुख्य लाभ क्या है। तो मेन एडवांटेज क्या आएगा, ऑप्शन ए है यह सर्विस लोड के तहत दरारों से मुक्त रहता है, ये आपका राइट है। ठीक है, वर्किंग लोड पर क्या आएगा, उस जो आपकी कंक्रीट है उसमें किसी भी तरह के क्रैक डेवलप नहीं होते हैं। यह पूरे अनुभाग को प्रतिरोधी आघूर्ण लेने में सक्षम बनाता है, ये भी राइट है। ठीक है, क्या है कि जब प्री स्ट्रेस आपके जनरेट होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो भी आपके कहते हैं एक्सटर्नल बेंडिंग मूवमेंट आते हैं उनके प्रति क्या है, पूरे सेक्शन में आपके क्या है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जनरेट होते हैं। तो ऑप्शन बी भी आपका राइट है। ऑप्शन सी है यह संरचना मौसम के संपर्क में आती है तो स्टील के क्षरण को समाप्त करती है। ठीक है, आपकी जो नॉर्मल कहते हैं कंक्रीटिंग करते हैं रेनफोर्स डाल करके, तो उसमें क्या होता है आपकी बार में क्या होता है, बार में आपके संक्षरण यानी कि कोर्जन लग जाता है, लेकिन प्री स्ट्रेस कंक्रीट में ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑप्शन सी भी राइट है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी आपके सही हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया पूर्व प्रतन कंक्रीट में पश्च तनन में न्यूनतम हानि होती है। तो आपकी प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो आपकी पोस्ट टेंशनिंग में है न्यूनतम हानि होती है, तो किस में होगी, आपकी स्टील में क्रीप के कारण होगी, कंक्रीट में संकुचन के यानी कि श्रिंकेज के कारण होगी, कंक्रीट में क्रीप के कारण होगी, कंक्रीट में इलास्टिक श्रिंकेज के कारण होगी। तो जो आपकी पोस्ट टेंशनिंग में न्यूनतम जो हानि होती है वो आपकी किस में होती है, कंक्रीट में इलास्टिक श्रिंकेज के कारण होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया, एक पूर्व प्लतरन कंक्रीट में भार आने से पूर्व कृत्रिम तरीके से स्ट्रक्चर में प्रतिबल उत्पन्न किए जाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपके कहते हैं कंक्रीट में कंप्रेशन स्ट्रेस जनरेट किए जाते हैं, और जब लोड आता है तो लोड के टाइम पे क्या जो आपके टेंशन स्ट्रेस होते हैं वो क्या आएंगे, क्रॉस हो जाते, खत्म हो जाते हैं कंप्रेशन स्ट्रेस से। तो आपकी कंक्रीट में कैसे हम कंप्रेशन स्ट्रेस जनरेट करते हो, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया पोस्ट टेंशन की कौन कौन से सिस्टम है। ऑप्शन ए आपका मैकलेन ब्रेल्टन प्रणाली, फ्रांसीनेट प्रणाली, ली मैकाल प्रणाली, और डी है उपयुक्त सभी। तो ये आपकी तीनों प्रणाली किस में यूज़ करते हैं हम, जो तीनों सिस्टम है वो हम किस में यूज़ करते हैं, आपके पोस्ट टेंशनिंग में यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया पूर्व तनन में कंक्रीट के लिए न्यूनतम ग्रेड प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए आपका M20, ऑप्शन बी आपका M25, ऑप्शन सी है M30, ऑप्शन डी आपका M40। तो प्री टेंशनिंग में जो आपका कंक्रीट के लिए हम जो न्यूनतम ग्रेड यानी कि मिनिमम ग्रेड यूज़ करते हैं वो आपका M40। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया पोस्ट टेंशन में कंक्रीट के लिए न्यूनतम ग्रेड प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए M20, ऑप्शन बी M25, ऑप्शन सी M30, ऑप्शन डी M40। तो ये तो आपका प्री टेंशनिंग में यूज़ कर रहा है। ठीक है,
पोस्ट टेंशनिंग में हम जो मिनिमम ग्रेड यूज़ करते हैं वो है M30, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है स्टील में नियंत्रण विकृति पर समय के साथ तनाव में हानि को कहा जाता है। ऑप्शन ए रिएक्ट रिलैक्सेशन, ऑप्शन बी श्रिंकेज, ऑप्शन सी डक्टिलिटी, ऑप्शन डी क्रीप। तो जो आपके समय के साथ जो आपके टेंशन में जो स्ट्रेस में जो हानि होती है, ठीक है, वो आपकी क्या कहलाती है, रिलैक्सेशन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर कहलाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया क्रीप के कारण तनाव में हानि अधिक पाई जाती है। तो जब आपकी क्रीप है तो उसके कारण स्ट्रेस में जो आपकी हानि होती है वो सबसे अधिक किस में पाई जाती है। ऑप्शन ए पोस्ट टेंशनिंग में, ऑप्शन बी प्री टेंशनिंग बीम में, ऑप्शन सी दोनों में नहीं, ऑप्शन डी दोनों में होती है। ठीक है, तो आपका जो क्रीप के कारण स्ट्रेस में जो सबसे ज़्यादा हानि होती है वो आपकी कौन सी होती है, प्री टेंशनिंग बीम में होती है। तो ऑप्शन बी इस राइट आंसर होगा। ना क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया, LSM में M20 ग्रेड की कंक्रीट और Fe 415 ग्रेड की स्टील के लिए अधिकतम प्रबलन इस्पात का प्रतिशत होगा। तो जब आपका PT हम निकालते हैं वो 0.414 FC के XU मैक्स या लिमिटिंग FY इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर XU मैक्स की वैल्यू Fe 415 के लिए 0.48 डी ली जाती है। ठीक है, FCK की वैल्यू M20 ग्रेड के लिए आपकी कितनी होगी, 20 होगी, और FY की वैल्यू Fe 415 के लिए आपकी कितनी होगी, 415 मेगापास्कल होगी। जब इन सभी वैल्यू को हम पुटअप करेंगे, यानी कि PT इजकल टू हम रखते हैं 0.414, FCK आपका 20 हो गया, और ये क्या, तो 0.48 डी आ गया, डिवाइडेड बाई 415 इंटू डी से डी क्रॉस हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो PT इजकल टू 9.5 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो परसेंटेज में इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी वो 0.955 समथिंग आती है। तो कितना लिखते हैं, 0.96% आपकी क्या है, राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन जो है आपका इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया कि प्री स्ट्रेस की किस विधि में कंक्रीट भरने से पहले अवयव में डाले जाने वाले तारों को खींचकर प्रबलित किया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपकी प्री टेंशनिंग करते हैं, प्री टेंशनिंग हम लोग क्या है, पहले तारों को खींचते हैं, उसके बाद उसमें क्या है, कंक्रीटिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन ए तो आपका पोस्ट टेंशनिंग दे रखा है, ये आपका गलत है। ऑप्शन बी आपका क्या, प्री टेंशनिंग दे रखा है, तो ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया पूर्व प्रबलन में प्रबलन इस्पात के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए आपका स्टील बार का, ऑप्शन बी है स्टील वायर का, ऑप्शन सी है टेंडन का, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो जो हम कहते हैं प्री स्ट्रेस में प्रबलन इस्पात यानी कि रेनफोर्स स्टील के रूप में रेनफोर्स स्टील के रूप में हम स्टील वायर और टेंडन दोनों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। इसके अलावा हम केबल का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, किसका, केबल। आपके जो स्टील वायर है उन स्टील वायर से हम 2 या 3, 5, 7, 8 नंबर्स में हम कहते हैं स्टील वायर को जोड़ करके क्या बनाते हैं, टेंडन बनाते हैं, और 3-4 टेंडन को मिला करके आपकी क्या केबल बनाई जाती है। ठीक है, जिनका यूज़ हम किस में क्या, प्री स्ट्रेस में रेनफोर्स स्टील के रूप में करते हैं। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया यदि पूर्व प्रबलित खंड यानी कि प्री स्ट्रेस सेक्शन की कंक्रीट में संपीड़न प्रतिबल कंक्रीट के सेट होने के बाद उत्पन्न किए जाते हैं तो खंड होगा। तो ये आपको किस में होता है, ये आपका पोस्ट टेंशनिंग में होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया, पूर्व तनन खंड के लिए न्यूनतम आवरण लिया जाता है। तो हम कितना आवरण लेते हैं, ऑप्शन है आपका 20 mm, ऑप्शन बी 30 mm, ऑप्शन सी 40 mm, ऑप्शन डी 50 mm। तो जो हम कहते हैं जो
मिनिमम कहते हैं कवर प्रोवाइड कराते हैं, वो है आपका ऑप्शन ए यानी कि 20 mm। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि 500 mm व्यास का प्रबलित कंक्रीट शॉर्ट कॉलम 32 mm व्यास की 14 बार द्वारा प्रबलित किया गया यानी कि रेनफोर्स किया गया। स्तंभ में M20 ग्रेड की कंक्रीट और Fe 415 ग्रेड का प्रबलन इस्पात प्रयोग किया गया है। स्तंभ की भार धारण क्षमता यानी कि उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट कीजिए यदि स्तंभ में टाई बार का प्रयोग किया गया। तो टाई बार के लिए आपका जो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है वो होता है आपका P = 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY/ASC। AC क्या यहाँ पे एरिया ऑफ कंक्रीट, ठीक है। ASC क्या एरिया ऑफ कंक्रीट सॉरी स्टील, ठीक है। FY आपकी जो आपकी स्टील है, स्टील का जो ग्रेड है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाएगी और FCK क्या है कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आपके जो ग्रेड दे रखे हैं वो आपकी ग्रेड कौन कौन से दे रखे हैं। कंक्रीट के लिए ग्रेड दे रखा है आपका M20, कंक्रीट के लिए दे रखा है M20। तो FCK आपको कितना होगा 20 होगा, ठीक है। और यहीं पे अगर आपकी FY की बात करें तो FY कितना होगा आपका Fe 415 के लिए 415 मेगा पास्कल या न्यूटन mm², ठीक है। नाउ उसके बाद ग्रॉस एरिया की अगर हम बात करें तो जो आपका डाया दे रखा है स्तंभ का कॉलम का वो दे रखा है आपको 500। तो यहाँ से आपको क्या ग्रॉस एरिया निकल आएगा। स्टील कितनी स्टील बार हमने कितनी प्रोवाइड किए 32 mm की 14, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या आएगा AC निकल आएगा। ग्रॉस एरिया में से AC घटा देंगे तो आपको क्या है कंक्रीट का एरिया निकल आएगा। तो ये आपका कंक्रीट का एरिया निकल आया। नाउ जब हम सारी वैल्यूज़ को यानी कि 0.4 FCK आपका 20 और AC जो आपने निकाला है प्लस 0.67 FY 415 और ASC 11270 सब रखेंगे तो आपकी जो स्ट्रेंथ निकल के आएगी वो कितनी निकल के आ रही है 461। तो ऑप्शन सी इसका क्या है राइट आंसर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि बनवे स्लैब की मोटाई 130 mm है तो स्लैब के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए अंतराल भी ज्ञात करें। स्लैब M20 ग्रेड और Fe 415 ग्रेड की क्रमशः कंक्रीट और स्टील का प्रयोग किया गया है। वितरण इस्पात के रूप में 8 mm व्यास की बार प्रयोग की गई हैं, ठीक है। तो आपको क्या है जो 130 mm का आपका जो वन वे स्लैब है उसके लिए आपको क्या है डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराना और उनकी स्पेसिंग याद करनी है, ठीक है। और वो जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट में आपकी जो बार यूज़ की गई है वो 8 mm व्यास की गई हैं। नाउ तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके एरिया की। तो HYST बार यानी कि Fe 415 ग्रेड या Fe 500 के लिए जो एरिया लिया जाता है वो 0.12% B इंटू डी लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे। बिर्थ आपकी जो स्लैब जो है वो मानी जाती है कि 1 मीटर चौड़ी पट्टियों से मिलकर बनी है, ठीक है। तो उसकी जो बिर्थ होगी वो आपकी क्या 1000 हो जाएगी, ठीक है। डेप्थ आपकी दे रखी है 130, ठीक है। 0.12 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो यहाँ से क्या है जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार है उनका क्या आएगा एरिया निकल आएगा, ठीक है। वो एरिया आपका आ रहा है 156। ना स्पेसिंग की बात करते हैं तो स्पेसिंग का क्या होगा आपका फॉर्मूला होता है 1000 मल्टीप्लाई बाई एक बार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ 1 बार डिवाइडेड बाई टोटल AST, ठीक है। तो कितना आपका एरिया निकल के आया तो इसको हम देखेंगे तो इसकी जो लेंथ निकल के आ रही है वो कितनी है 320 mm। ना चेकिंग के लिए हम जो आपकी 450 mm और 5D से अगर हम चेक करेंगे तो इसकी जो लेंथ है सबसे जो मिनिमम कहते हैं आपकी स्पेसिंग निकल के आएगी वो इसी फॉर्मूले से निकल के आएगी। तो जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन कौन सा होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन का 156 यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है ना। अंत तक देखने के लिए वीडियो को धन्यवाद।